मैं उनसे पूछता था कि अगर सरकार ने इस तटबंध की हिफाजत की होती, तब तो आपकी ये हालत नहीं होती। तो बोलते तब तो हम लोग आराम से रह लेते। तो मैंने कहा तब ये हालत किसने की? तो बोलते हैं कि ये हम कैसे कहेंगे कि ये हालत किसने की? जी। जिसकी ज़िम्मेवारी थी कि उनकी रक्षा करता। 5 जून से स्पर कटना शुरू हुआ था, कोसी का। और 18 जून को वो पूरा कट गया और उसने बांध को तोड़ दिया। 13 दिन का समय था हमारे पास। एंड इट वाज़ नॉट लेस कि हम उसको स्पर को ठीक रख लेते या और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते। तोड़ने दिया हमने, टूटने दिया उसको। तो अब कागज़ में चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन सच ये है कि 5 जून से स्पर को नदी ने काटा। द नोज ऑफ द स्पर, आप जानते हैं स्पर समझती हैं? डू यू अंडरस्टैंड द स्पर? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। एक्चुअली होता है कि अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पर एम्बैंकमेंट बना दें, जी। तो बीच-बीच में आप देखेंगी कि हम लोग मिट्टी के, पत्थर के दीवारें बनाते हैं। उसको स्पर हुँ, बोलते हैं हम लोग। हिंदी में बहुत से लोग ठोकर बोलते हैं उसको। होता है कि जब नदी का पानी इस तरफ से जाता है, तो एम्बैंकमेंट को ना हिट करके स्पर को हिट करता है और स्पर पानी को डिफ्लेक्ट कर देता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिवर। जी। दे आर बिल्ट ऑन द बोथ साइड्स, यू नो। हुँ, उस पर तो तुम्हारा कट रहा था 5 जून से और 13 जून को पूरा कटा। जी। समय समय तो कम नहीं था कि हुँ, इमरजेंसी के तौर पर सारा मटेरियल, मैन एंड मटेरियल मूव करके आप उसको किसी तरह से बचा लेते। हुँ, क्या जानबूझ करके तोड़ने दिया था? क्या हुआ था? क्योंकि जब वो टूट जाएगा, देन लुक वेयर इज द मनी। एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन में पैसा है, रिलीफ में पैसा है, रिपेयर्स में पैसा है, सब कुछ। सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु, सब जगह शांति ही शांति। एक्शन क्या होता है पता नहीं, हम लोगों को नहीं पता किस पर एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। हुँ, आई एम वॉचिंग दिस सिंस फॉर से 84 पर्सनली। वहां जब हुआ एम्बैंकमेंट टूटा से 84 में, तो नॉन गजटेड एम्प्लॉयज की स्ट्राइक चल रही, हड़ताल थी। सो नो ऑफिसर वाज अवेलेबल एट द ग्राउंड लेवल। और वो तब भी चली जब बांध टूट गया और उसके काफी दिन बाद वो स्ट्राइक विड्रॉ हुई। अब उसके लिए इंक्वायरी होती, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में होता सर्टेन पीपल वर बेसिकली इंजीनियर्स, इट वाज हेल्ड दैट दे वर रिस्पांसिबल, तो इट हुँ, वाज देयर टर्न टू गो ऑन स्ट्राइक। तो उन्होंने, वो तो गए तो नहीं स्ट्राइक पर, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे एक्शन पर एक्शन लिया जाएगा तो हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। एंड इमेजिन सो मच ऑफ वाटर passing through 196 villages on the countryside of the embankment. उनका क्या होगा? So government had to yield। हो गया। तब ये लोग आए, ड्यूटी पर आए, और ड्यूटी पर तो थे ही, स्ट्राइक पर नहीं गए, हुँ, हड़ताल पर नहीं गए। बड़ी कृपा की उन्होंने। तो अब इसको क्या करेंगे? आपके सामने कोई आदमी मर जाएगा तो कम से कम इतना तो अफसोस तो करेंगे, नहीं मदद करेंगे उसकी। अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे कि भाई इसको कम से कम उठा करके पेड़ के नीचे रख दें, छाया में रहेगा, या पानी से निकाल दें शायद बच जाए। तो वो सब तो नहीं। हुँ, ये इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, जबरदस्त वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट कि एम्बैंकमेंट का खुद का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, मैंने बताया जो दिल्ली आईआईटी ने स्टडी की थी कि 5 इंच का एनुअल एग्रेडेशन हो रहा है उसका बेड का, रिवर बेड का। तो आप उसके हिसाब से आप 6 फुट ऊपर कर देंगे। मैंने एक बार एक इंजीनियर साहब से पूछा था, दैट वाज वे बैक इन 1988, 88 में भी ऐसी ही घटना हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो, आपको क्या चाहिए, हम लोग तो उसको 6 इंच ऊपर कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक। मैंने कहा आपको मालूम है, आपने वो दिल्ली आईआईटी वाली स्टडी पढ़ी थी कभी? उसमें हुँ, 5 इंच का एग्रेडेशन लिखा हुआ है कि 5 इंच का एवरेज एग्रेडेशन रिवर बेड का हो रहा है एम्बैंकमेंट्स के बीच में, लोअर रीचेस में। तो आज 88 चल रहा है ना, तो एम्बैंकमेंट बने हुए 63 में एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट पूरा हुआ और अभी हुँ, 83 है। तो करीब 25 साल हो गए। 25 साल में अगर वो स्टडी सही है, जिस पर जी। आपने ऐतराज नहीं किया है कि वो गलत है, अगर वो स्टडी सही है, तो 25 गुणे 5, 125 इंच।
उतना तो बेड ऊपर चली गई, 125 इंच, विच मीन्स अबाउट 10 फुट। तो 10 फुट आपकी बेड ऊपर चली गई और आप 6 फुट उसको बढ़ा रहे हैं एम्बैंकमेंट को, किस लॉजिक से भाई? अगर आपको वही है कि वहाँ सैंड बेड बढ़ रही है तो आपको 12 फुट जाना चाहिए था ना। तब वही सिचुएशन पैदा होती जो आपकी 1955 में थी, जब एम्बैंकमेंट पर काम शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं किया आपने। फिर जब कुसाह में टूट गया तो और बढ़ा दिया ऊपर। और हमारे मंत्री जी लोग कहते हैं कि अब तो हमने 30 साल का इंतजाम कर दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। 30 साल तो नहीं पूरा हुआ, 30 साल पूरा होगा 2028 में, तो 20 होगा, 38 में होगा 30 साल। तो ये तो अभी 24 में ये देखने को दिन आ गया हमारा। इस पर एक नए सिरे से पूरी मतलब दिल खोल करके चर्चा हो, अपनी मजबूरियां बताई जाएं कि मान लीजिए बराक क्षेत्र बनना है, डैम उसका प्रपोजल है नेपाल में, अगर वो नहीं बनता है तो क्या बैठे रहेंगे? 87 साल तो हो गया उसके भरोसे। तो व्हाई डोंट ऑल द इंजीनियर्स असेंबल कि भाई बताइए इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ये है और कंस्ट्रेंट्स ये हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देखना वो क्या कहेंगे। और फिर ड्रेनेज का क्या होता है? ड्रेनेज तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने गांव की जमीन पर जिस पर बाढ़ आती थी, वो फ्लड प्रोन एरिया जिसको हम लोग कहते थे, वो तो हम लोगों ने शहर तक पहुंचा दिया। वहां पूछिए बूढ़े लोगों से तो कहते हैं हमारे यहाँ तो बाढ़ 2.5 दिन की आती थी, 2.5 दिन के बाद पानी चला जाता था। तो 2.5 दिन की बाढ़ आपने 2.5 महीने की बाढ़ बढ़ा दी। ये जो महीने अभी पानी आया है, ये 2.5 महीने के पहले तो नहीं निकलेगा। तो somebody should be concerned about it. Somebody should also be concerned about it कि हमने रूरल फ्लड्स को, हम लोग जब बच्चे थे तो बाढ़ आ गई है इसका मतलब हम लोग गांव के आगे सोच नहीं पाते थे कि गांव है तो वहां वो बकरी बंधी होगी, गाय बंधी होगी, उसका घुटने तक पैर पानी में होगा, छाता निकाल जी। करके लोग जा रहे होंगे, ये पिक्चर आती। हम्म। ये तो नहीं आती है जो कि अभी आ रही। और ये चीजें आजकल चेन्नई में दिखाई पड़ती हैं, हम्म। भोपाल में दिखाई पड़ती हैं, ऑफ ऑल द प्लेसेस, जालंधर में दिखाई पड़ती है, बनासकांठा में दिखाई पड़ती, कहाँ कहाँ नहीं दिखाई पड़ती। तो किसी को चिंता नहीं है कि गांव की बाढ़ हमने शहर में कैसे पहुंचा दी। कुछ तो जी। करना चाहिए ना। तो जिस पर जब तक हम लोग ईमानदारी से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अपने कंस्ट्रेंट्स को नहीं समझेंगे और पब्लिक को नहीं बताएंगे कि अभी तो अब कुछ दिनों में जलूस निकलने लगेंगे हमारे यहाँ कि नेपाल में बांध बनाओ, नेपाल में बांध बनाओ, वो सब होगा। और वो लोग बोलते हैं कि नेपाल से पानी आ रहा है, वो हिमालय से आ रहा है। नेपाल शुड नॉट बी यूज्ड, दैट वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड कि वहां से हम्म। पानी आ रहा है। वो हिमालय से पानी आ रहा है और तुम्हारी गंगा में जा रहा है। लेकिन ब्रेन वॉश इतना किया हुआ है लोगों को कि क्या करेंगे। अब बताइए क्या करें अब हम। जी, तो अब यही है कि एक तरह से दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बांध है, एम्बैंकमेंट है, इन योजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मतलब कहीं न कहीं इसके जड़ में ही खामी थी। ये जो समस्याएँ शुरू हुई और जी, जी। तो आप क्या पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं? क्योंकि नदियों का तो स्वभाव है, वो तो उन तो मतलब मिनरल्स को साथ में लेकर आती हैं ताकि वो ज़मीन उपजाऊ बन जाए। और फिर अगर एम्बैंकमेंट हो रहा है, तो वो नदी का तो स्वभाव है फैलना। हम नदी के इलाके में चले गए। तो जाइए, आपको बदला लेगी, वो तो छोड़ेगी नहीं, हुँ। वो नहीं छोड़ेगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोगों का एक तो एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों जी। को सारी टेक्नोलॉजी बढ़ा दी जाती है, लेकिन सेडिमेंट की प्रॉब्लम कम से कम अंडर ग्रेजुएट लेवल में हमारे समय में तो नहीं पढ़ी है पढ़ाई कि ये सेडिमेंट आएगा इसका क्या करेंगे, है ना। सेडिमेंट हैज गॉट टू बी डेल्ट विद। और वो सेडिमेंट अगर एम्बैंकमेंट के बीच में रहेगा तो उसको खराब करेगा, डैम में डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी कम करेगा, उसको मारेगा बाद में। लेकिन एक ही जगह है जहाँ वो काम आता है और वो ये है प्लेन लैंड, उसमें जाएगा जी। तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाएगा। हुँ। तो हम लोगों ने बाढ़ में इनकन्वीनियंस तो होती है, और जब बाहर वाला आदमी जाता है हमारे गांव में, अभी भी जो लोग जाएंगे तो यही कहेंगे ना कि माय गॉड एवरीबॉडी मस्ट हैव डाइड।
पूरा ये तो एम्बैंकमेंट के अंदर लोग मर गए होंगे। मेरा भी पहला फर्स्ट रिएक्शन वही था कि यहाँ तो कोई नहीं बचा होगा, लेकिन बचे। लोगों के अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं और उसके अपने तरीके हैं, है ना? उनके घर, उनका रहन-सहन। मैं एक बुजुर्ग आदमी से मिला था कोसी तटबंध के अंदर ही, 10-12 साल हुआ होगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी खाली झोपड़ी है और इसमें पैडी स्ट्रॉ है और ये ऊपर की छत भी उसी की है, तो आपको डर नहीं लगता है? बोलते नहीं साहब, हमको तो कोई डर नहीं लगता। ये जो देख रहे हैं ना आप, इसमें जाला नहीं लगता है। हमारी छप्पर में जाला नहीं लगता है, उसके पहले ही ये हम छत पर बदल देते हैं, क्योंकि नदी आकर के ले जाती है उसे। और बोथ बैम्बू एंड छप्पर इज लोकली अवेलेबल मटेरियल, तो हम अपना घर बना लेते हैं। हमको कोई उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी आपको दिखाई पड़ रही है। तो वो एक समस्या है, वो उसका देखने का ढंग है। और लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं हमारी ज़मीन की सारी फर्टिलिटी खत्म हो गई। और दूसरे लोगों से बात कहिए कि बोलते हैं कि साहब वो तो 1966 साल 67 के में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद से तो हमारे सीड्स खत्म हो गए, तो हमारी खेती प्रॉफिटेबल कहाँ रह गई? हमारा बीज चला गया, हमारी ज़मीन चली गई और उस पर बालू पड़ गया, नदी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तो पड़े हुए हैं तो क्या करेंगे? तो जब मौका मिलेगा तो दिल्ली, पंजाब चले जाएँगे, आएँगे यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन और चले जाएँगे। तो ये सिचुएशन है, इसमें एक डिबेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारे जितने लोग हैं, लोगों को बैठा करके, कि आज अगर नंदा जी होते तो उनसे पूछा जाता ना कि आपने कहा था कि 7 साल में आप पूरा इस इलाके की बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे, और उनके सामने इनको बैठाते हम लोग गाडगिल साहब को कि आपने जो कहा था कि 14 साल भी में भी अगर इसको पूरा कर लेंगे और फ़ायदा होगा लोगों को, तो आज तो 14 साल की जगह प 75 साल हो रहे हैं। क्या हुआ उसका? और आप लोग बैठे थे वहाँ, क्या किया आपने? ये सारी चीज़ें हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। और एक तरह से वो डायलॉग तो होता ही नहीं है, वो डायलॉग तो होता ही नहीं। इंजीनियर्स के साथ तो नहीं होता, कतई नहीं होता, पब्लिक का डायलॉग नहीं होता। उसमें अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं कहूँगा जी, कि जो किसान है, वो आज भी चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के टर्म्स में बात करता है ना? कि जी, पानी बरसेगा तो हम क्या कहते हैं, अपना रोपनी करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन करेंगे आर्द्रा नक्षत्र में। रोहिणी में पानी बरसेगा तो बड़ा अच्छा है, आर्द्रा में हम उसका रोपनी कर लेंगे और फिर उसके बाद हथिया के बाद काट लेंगे। ये तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता है ना, उसकी लैंग्वेज। अब मैं एज़ एन इंजीनियर बैठता हूँ उनके पास, मैं ना रोहिणी समझता हूँ, ना आर्द्रा समझता हूँ, ना पुनर्वसु समझता हूँ, ना चित्रा, स्वाति, समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ। जी, नेताजी जानते हैं, लेकिन एज़ एन इंजीनियर आई डोंट नो ये क्या होता है रोहिणी, चित्रा, स्वाति और पुनर्वसु और ये सब। गाँव वाला वही जानता है। मैं इंजीनियर की हैसियत से नहीं जानता हूँ। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली फॉर अस, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो दोनों भाषाएँ जानती है। जी, वो चित्रा पुनर्वसु भी जानती है और वो स अक्टूबर और नवंबर भी जानती है। वो मीडिएटर के तौर पर काम करता है। वो उनको भी हुँ, बताता है और हमको भी बताता है। और वो अगर सिंसियर नहीं हुआ, तो पूरा इलाके को ले डूबेगा। क्या करेंगे उसको? कहाँ से एजुकेशन शुरू करेंगे और कहाँ जी, से सीखेंगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं कहने को, हम क्या-क्या करेंगे, लेकिन these are the basic problems, you know. We should have the अंडरस्टैंडिंग फॉर द डायलॉग। होगा तो किस भाषा में होगा? हुँ, और अगर कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी दोनों होते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए नेपाल में पानी बरसा और हमारे यहाँ जी, नहीं बरसा, हुँ, तो पानी तो आ जाएगा, उसी नदी से, उसी बैराज से हमारे यहाँ आ जाएगा। हमारे यहाँ इरिगेशन का इंतज़ाम नहीं है और हम उसको ऑपरेट भी नहीं करेंगे उस वक़्त, कि कब ऊपर से पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए और क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो हम उसकी सिक्योरिटी में लगेंगे। तो मेरे गाँव तक मान लीजिए एक किनारे पर पानी आ गया, हुँ, नेपाल वाला, और दूसरा सूखा हुआ है, थोड़े से फासले पर, यानी 15-20 फुट के फासले पर। उसका हुँ, क्या करेंगे उस सिचुएशन का? कैनाल्स बना करके उसको मैनेज करना चाहिए था प्रॉपर्ली, एंड इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ समबडी हू इज़ पेड बाय द स्टेट, कि खेती का इंतज़ाम, सिंचाई का इंतज़ाम हमारा पक्का रहना चाहिए। पानी आएगा तो ठीक है, कम दिक्कत होगी, और नहीं आया तो हमको इसको दे रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बाढ़ रहेगी और यहाँ सूखा रहेगा।
तो समहाउ वी शुड मैनेज। अब हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पानी आया हुआ है, लेकिन हम अपने खेत तक कैसे लाएँगे हमको नहीं मालूम। नोबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट इट। स्टेट डज़न्ट टेक नोटिस ऑफ इट कि क्या है, उसको तो खाली बाढ़ दिखाई पड़ती है, सूखा दिखाई पड़ता है, रिलीफ दिखाई पड़ती है कि लोग किसी तरह से खुश इरिगेशन रहें सिस्टम और डेवलप नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, होने नहीं दिया। होगा तो उनको नुकसान होगा, लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे। क्या करेंगे बताइए? क्या करें? सर, आपने बिहार की नदियों को बहुत लंबे समय तक देखा है, बहुत करीब से देखा है। उनमें कई तरह के बदलाव भी आपने देखे होंगे। बिहार की सरकार, वहाँ के समाज में इसको लेकर कोई बदलाव आया है? आप तो डायलॉग की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बिहार से लोग आते हैं, यहाँ अलग-अलग करियर में सेटल होते हैं, अलग-अलग तरह की नौकरियाँ पाते हैं। मीडिया में भी बहुत बड़ी संख्या में हैं बिहार से आए लोग। तो जिस डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, मतलब मेरे ज़हन में एक ख़्याल ज़रूर आया कि हाँ, इस पर चर्चा दिल्ली में भी होनी चाहिए। हम तमाम होनी विषयों चाहिए। पर बात करते हैं, हम बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े-बड़े कॉन्क्लेव्स करते हैं, लेकिन जो बिहार जिनकी जन्मभूमि है, वो लोग और जिनकी कर्मभूमि है, उन्हें तो ध्यान देना चाहिए था। चाहे आपने इरिगेशन सिस्टम की बात बताई और बहुत सारी बातें आपने बताई, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया। वो नदियों में एक तरफ सूखा पड़ रहा है, तो अगर इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाता तो वो पानी उस तरफ चला जाता, और जब पानी नहीं बरसता तो उस समय उसका इस्तेमाल होता। मैं नहीं जानती कितना ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है बिहार में। खत्म हो गया, अब नहीं है। ग्राउंड सुखा लिया हम लोगों ने, ग्राउंड तो सुखा लिया। बाढ़-बाढ़ हम इतना कर रहे हैं, पानी को हम मैनेज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमी से तो सीधा ग्राउंड वाटर का रिलेशन है, फिर इरिगेशन सीधी सी सिस्टम बात। डेवलप नहीं है, जी, खेतों तक पानी जी, नहीं जा रहा, मतलब जी। और क्या कर रहे हैं, मतलब बिहार की सरकार में के सोच में पिछले दशकों में कोई परिवर्तन नहीं आया? आया है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचा होगा, किस हुँ। लेवल तक ग्राउंड हुआ, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कोई डायलॉग नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। मैंने एक बार, आप देखिए डायलॉग की बात कर रही हैं, मैंने एक बार, एक मंत्री जी भी थे उस मीटिंग में, जी। हमने एक प्रेज़ेंटेशन दिया था गवर्नमेंट। हमने कहा कि देखिए ये बाढ़ आई है आपके यहाँ। मेरा ख़्याल है ये 2008 की ही बात है, कुसा के ब्रीच के बाद की बात है। हुँ। उससे रिलीफ नहीं पहुँच रही है, बोट्स नहीं पहुँच रही हैं, समय लग रहा है, लोग भूखे हैं, ये सारी कुछ। मैंने कहा देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं, 120 और 125 मील के किलोमीटर के आसपास, इसके हर 3rd किलोमीटर पर आप एक ब्रीच एनालिसिस कीजिए। ये शुरू से शुरू किया हमने बाढ़ से, बैराज से, और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आकर के हुँ। थ्योरेटिकली कि अगर यहाँ एम्बैंकमेंट टूट जाता है, कितने फ्लो पर वो टूटता है, उसकी आप स्टडी करें। टूट जाएगा तो वो पानी कहाँ-कहाँ जाएगा और कितना समय लगेगा उसको। हुँ? अगर ये हमको पता हो कि यहाँ टूटने पर, जैसे आज हुआ है ना कि कीरतपुर में टूटा है, जी। या गोपालपुर में प्रॉब्लम थी कि वहाँ टूट जाएगा। तो वो कब जब टूटेगा तो वो पानी कहाँ-कहाँ जाएगा और पहुँचने में कितना समय लगेगा। उस पानी को कटिहार पहुँचने में, या जो नेशनल हाईवे है, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो वो अगर हमको पता लग जाए और वो कितना इलाका उसमें डूबेगा, ये किसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस की जा सकती है। तब आप अपना रिलीफ ऑपरेशन प्लान कीजिए कि यहाँ-यहाँ तक हमको करना पड़ेगा। और ये पूरी लंबाई में 40 जगह करना पड़ेगा, ईस्ट में 40 जगह, वेस्ट में करना पड़ेगा। तो जो आदमी ऑफ़िस में बैठा होगा उसको पता होगा जी। कि इस वक़्त कहाँ पर कितना पानी है। वो ख़ैर आजकल पॉसिबल हो गया है बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट एंड ऑल। तो हुँ। वहाँ पर अगर पानी है, तो उसके आगे अगर ब्रीच हो जाता है, तो वो पानी कितने समय में कहाँ तक पहुँचेगा और उसका वाटर स्प्रेड एरिया कितना होगा। तो सबसे पहली जो रिलीफ़ पहुँचानी है आपको, या जो सबसे पहली मदद पहुँचानी है, वो उस जगह होगी जो कि बैराज के सबसे नज़दीक होगी। हैं, और उसके बाद आप 3-3, 4-4 किलोमीटर पर उसकी स्टडी करते जाइए। तो यू विल हैव अ थ्योरेटिकल आइडिया
कि हमको अगर नाव की ज़रूरत है, वहाँ टूटा हुआ तो रश सो मेनी बोट्स, और वो वहाँ फलानी जगह पहुँच रहा होगा, वहाँ करो, वहाँ रिलीफ पहुँचाने का इंतज़ाम करो पहले, बाकी जगह पानी बाद में आएगा, है ना? दैट जी। साउंड्स, आई मीन आई डोंट नो इसका क्या रिएक्शन होता है। दे सेड कि ये तो अब बाकी लोगों पर क्या होता है, लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा, अरे ये सब नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला है तो फिर नहीं होने वाला है। आप साइंटिफिकली अगर प्रोसीड करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका, कारगर तरीका होता कि यहाँ टूटेगा, इस हाइट पर टूटेगा, यानी फ्लड के लेवल के इस हाइट पर टूटेगा, तो ये पानी वहाँ पहुँचने में इतना समय लगेगा। तब आपको फूड कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, दवा कितनी चाहिए, बोट्स कितनी चाहिए, सारी चीज़ें आप प्लान करके यू कैन कीप इट हैंडी, कि वहाँ पहले पहुँचाओ। हुँ। बैठे-बैठे ऑफ़िस में, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। नोबडी लिसन्स टू इट। मैं क्या कर सकता हूँ उसको? तो आप मुझसे सीधी बात होती है कि आप तो खाली आलोचना करना जानते हैं। अरे मैं जब ढंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? कि आप इसकी एनालिसिस कीजिए। व्हाई शुड यू डू इट? और फिर बरसात जब शुरू होती, वो एक प्रोसीजर था कि हुँ। जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ ये लोग अनाज पहुँचा दिया करते। वो मैंने देखा है व्हाइल रीडिंग द हिस्ट्री इन इंडिपेंडेंट इंडिया की। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज़ डिबेट्स, लोकसभा की और विधानसभा की, एंड ऑल द न्यूज़पेपर्स स्टार्टिंग 1947, तो मैं जानता हूँ एक-एक चीज़ को। कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रपोज़ किया गया और क्या हो नहीं पाया और उससे क्या जी। लेसन्स नहीं लिए गए। क्या कर सकते हैं? बहाना तो है कि फलानी हुँ। जगह रास्ता टूटा हुआ था, फलानी जगह नाव नहीं थी, फलानी जगह ये नहीं था, 50 बहाने हैं, हुँ। 50 बहाने हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली भी प्रोसीड करेंगे आगे, तो दीज़ आर सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी डन एंड शुड हैव बीन डन लॉन्ग बैक। अभी नहीं, ये हो जाना चाहिए था 1960 के दशक में। थोड़ा मुश्किल होती है, मैनुअली करना पड़ता, अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटर पर हैं। व्हाई नॉट डू इट नाउ? मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी ने बताया नहीं मुझे कि मैंने ये ऐसी एनालिसिस हुई है। एक बार एक प्रोफ़ेसर राजीव सिन्हा हैं, कानपुर आईआईटी के, उन्होंने ज़रूर कहा था मुझसे कि वी विल डू इट एंड वी आर हुँ। लाइकली टू डू इट, कुछ दिनों में हम लोग कर लेंगे। वो किया क्या? वो हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता, ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता। फिर बच्चों की ज़रूरतें अपनी हैं, महिलाओं की अपनी ज़रूरतें हैं, सैनिटेशन की अपनी ज़रूरतें हैं। उतने पानी में क्या करेंगे? आई हैव रिटन एवरीथिंग अबाउट इट, क्या-क्या लोगों के फीडबैक हैं। और आई जी। एम एन आउटसाइडर सिटिंग इन जमशेदपुर, बोर्न इन यूपी। हुँ। मेरा वहाँ से कोई वास्ता भी नहीं है, बट देन आई वाज़ हिट बाय इट, स्टक बाय इट एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल। तो वहाँ जो ऑफिशियलडम है, उसको तो जी। लोकल है ना, उसको तो पता होना चाहिए। व्हाई शुड दे नीड मी? क्यों आपको लगता है कि सरकार इस पर या बिहार का समाज या वहाँ की सरकार इस पर नए सिरे से सोचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये समस्या दशकों से चली आ रही है? पता नहीं, इनर्शिया और कुछ नहीं। इनर्शिया के अलावा और कोई शब्द मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा है कि पब्लिक के साथ डायलॉग तो है ही नहीं ना। मेरे जैसे लोगों से होगा, मैं एक हुँ। तरह की बात कर दूँगा, आप मैं मुझे इवैल्यूएट करेंगी, लेकिन जो हू इज़ रियली हिट, हुँ। जो कि पेट दिखा कर के कहेगा कि मैंने खाना नहीं खाया, उससे डायलॉग होता है क्या? और उसकी उसकी ज़रूरतों पर कोई ध्यान देता है प्रोपोर्शनेट, नॉट दैट कि पूरे गाँव के लिए 1 बोरा चावल भिजवा दीजिए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, छोटा या मझोला गाँव हो। तो उनसे तो कभी बैठ कर के कोई नहीं पूछता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लोगों को इनकन्वीनियंस होती, कितनी नाव पार गई हैं, कितनी जगह पैंट खोल करके कंधे पर रख देनी पड़ेगी और जांघिया पहन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन तकलीफ उठाएगा उतनी? तो ये सब चीज़ें हैं, सोचना चाहिए सबको, सबको मिल कर के सोचना चाहिए, करें। और ये आजकल तो बहुत वहाँ मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, पहले से भी प्लान्ड थी इसलिए हो रही हैं और होती रहती हैं, लेकिन रियल इश्यूज़ को पहुँचाना एस्टेब्लिशमेंट तक। हुँ, हमने तो कई बार करके कोशिश की, लेकिन होता है कि आपको तो कोई ढंग की चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ती है, यू आर हैविंग ग्लासेस लाइक दैट। क्या कर सकते हैं? मैंने लोगों को भूखों देखा है, खाना नहीं है उनके पास,
कपड़ा नहीं है, महिलाएं ऐसे ही मतलब दे आर एक्सपोज। टॉयलेट्स की क्या फैसिलिटीज होती हैं हमारे यहाँ उस सिचुएशन में? बच्चों का तो ठीक है, बच्चा तो द होल वर्ल्ड इज देयर्स एंड सो इज विद एडल्ट मैन। महिलाओं का क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय कम से कम उतना तो पर्दा चाहिए ना। उसको क्रिएट करने में कितनी दिक्कतें आती होंगी, जबकि आपका सारा सामान घर में छूट गया, आप भागे आए जान बचा करके। शायद कुछ एनजीओ वाले कर रहे हों जी कुछ इलाकों में, लेकिन वो कितना कर सकते हैं? 10 गांव मतलब या 50 गांव एक एनजीओ कर लेगा। जो 51st विलेज है, 51वां गांव है, उसका क्या होगा? बाद में हम कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम इतना ही कर जी सकते हैं। तो मैंने अपना गांव का कर लिया, 50वें गांव का, और उसके बगल में 91 जो 51वां गांव है उसको छोड़ दिया। व्हाट लॉजिक? वो भी तो वहीं डूबा हुआ। तो बोलते हैं वो काम स्टेट का है या वो किसी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आकर के करेगी। करना होगा तो सबको करना होगा ना, और सबको करने का काम जिम्मा स्टेट का है। ये लोग जो कर रहे हैं ये स्टे वर्क्स, ठीक है, अच्छा काम जी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीमित इलाके पर है। और यही सब बातें हैं, पता नहीं है, अंत मैं तो में और मैं कुछ नहीं आपसे कर सकता। जी कुछ नहीं कर सकता। आई एम राइटिंग, आई एम डॉक्यूमेंटिंग, यू नो व्हाट ऑल आई हैव सीन। हम्म, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी अब आपके कंक्लूडिंग कमेंट क्या है इस पूरी समस्या पर? इसका बुनियादी समाधान क्या है? आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, टेक्निकली अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि फ्लड्स को कभी ड्रेनेज से डीलिंक करके आप डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा सकते। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ शायद 2008 या उसकी बात होगी, 54 जगह हमारे ब्रिजेस टूटे थे। 54 जगह ब्रिजेस वर वॉश्ड अवे। हम्म और एम्बैंकमेंट्स और रोड्स कितने टूटे थे मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। हम्म दैट इज द पॉइंट वेयर द रिवर इज सजेस्टिंग कि हमको यहाँ से आउटलेट चाहिए, है ना? हम्म कॉमन सेंस, यानी मेरे जैसा आदमी वो सोचता है कि इसको यहाँ से आउटलेट चाहिए और वहां से जी पानी निकाल करके, बिकॉज रिवर इज सजेस्टिंग दैट। स्टेट ने क्या किया? हमने उन सारे गैप्स को ऐसा बांध दिया है, उसको इतना मजबूती से बांध दिया है कि अब 10-20 साल तक इस पर कोई असर नहीं होने वाला। आपने अच्छा किया या बुरा किया, इस पर हम्म कभी डिबेट होगी जी कि नदी रास्ता खोज रही है और हम उसको और मजबूती से बांध रहे हैं? दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। टॉक टू द पीपल एंड लेट्स सी व्हाट दे से। कभी नहीं होता। वो तो एकदम कभी कभी फौज पहुंच जाएगी, इंजीनियर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, और लोगों को, हम्म किसानों को पता ही नहीं है। मैं, मेरे पास राइट अप है जिसमें उन्होंने, जी इंजीनियर्स पहुंच गए और आई थिंक इट वाज बागमती बेसिन, और गांव हम्म में उन्होंने डेरे डाल दिए कि अब हम ये काम करेंगे। तो बोलते साहब क्या करेंगे वो तो बताइए। बोलते तुमसे हम्म क्या मतलब, क्या करेंगे? हमको जो ऊपर से ये हिदायत मिली हम वो करेंगे, और तुम लोग अगर बीच में अटकाओगे तो अंदर कर देंगे तुमको। खत्म। ये तो डायलॉग है हमारा। हम्म तो पूछेंगे, कभी बात करेंगे ना कि ऐसा ऐसा है, और देखो ये काम किया जा सकता है, वो ये काम जी किया जा सकता है, उसमें ये संभव है। बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास सो मेनी प्रॉब्लम्स, आदमी नहीं है। इसमें जो सामान लगेगा वो हमारे यहाँ नहीं बनता है। बहुत सी चीजें हैं। तो ये इतना हमारे पास है, और ये चीज हम कर सकते हैं, और ये किया जा सकता है। क्या करें बताइए? 1 महीने का समय लगेगा, ज्यादा नहीं। हम्म लोग खुल करके बोलना शुरू करेंगे, लेकिन बोलने के लिए जब कोई आता है, ए बेवकूफ तुम चुप रहो बैठ जाओ, ये तरीका है क्या? इतना हम्म कंटेंट जिसके लिए आप कहते हैं कि वो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, आई एम हियर फॉर यू, यू आर नॉट।
तुम अपने लिए हो, अपना घर देख रहे हो, मेरा घर नहीं देख रहे। वो डायलॉग कब होगा? और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे इंजीनियर्स जो है ना, स्पेशली ये एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हुए, सिविल इंजीनियर्स हुए, इन सारे जी लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। हियर इज द टाइम नाउ। ये जो 5th ईयर के लड़के हैं ना, फाइनल वाले, 4th ईयर 5th ईयर वाले, उनको ला करके दिखाओगे, देखो ये है, इस सिचुएशन को डील करना है तुमको आगे, पता नहीं मौका मिलेगा तुमको देखने के लिए या नहीं, यहाँ देख लो आकर। दिस इज व्हाट यू हैव टू डील विद इन फ्यूचर। पता है क्या, किसी को किसी इंस्टीट्यूट को आज तक अकल आई? नहीं ना। क्या कर सकते हैं? तो जब तक आप फील्ड सिचुएशन से उसको अवेयर नहीं करेंगे, तो बेसिकली तो हम लोग सब लोग आराम पसंद है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी क्यों क्यों तकलीफ उठाएंगे हम? तो आप ये कह रहे हैं ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको लाके ये दिखाना चाहिए दिखा कि दो कि क्या ये हो हो रहा रहा है। है। 5th ईयर हाँ वालों को, फाइनल वालों को, और क्या हम्म पढ़ा है तुमने, अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पर, लेट्स सी। नहीं बता हम्म पाएगा तो भी देख के तो जाएगा कि हम वहां से लाजवाब हो करके आ गए, जवाब नहीं दे पाए, उतना तो होगा। हम्म। तो एकेडेमिया का इंटरेक्शन होना चाहिए कि जो सिस्टम है हमारे, जो सरकारी इंजीनियर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं वो क्या काम कर रहे हैं, जो ये पूरा नेता, ब्यूरोक्रेसी, इंजीनियर्स, ठेकेदार इतने दशकों बहुत में समाधान नहीं खोज पा रहे। बहुत तो ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने एक बार मीटिंग अटेंड की थी पटना में ही, हम्म तो उसमें जो सेक्रेटरी साहब थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने कह दिया था, वो बात चल रही थी, पब्लिक तो सब पूरी थी, जब तक नेपाल में बांध नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। एंड ही वॉज एन हम्म इनोसेंट मैन, मतलब मस्ट बी नोइंग। तो उन्होंने कह दिया कि जैसी देश की और प्रांत की फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसमें हम्म ये बांध 60 साल तक नहीं बनने वाला है। इट्स ऑन रिकॉर्ड। 60 साल तक नहीं बनने वाला। तो 60 साल मतलब ये बात होगी वही 2006-07 के आसपास की होगी, तो उसमें 60 हम्म जोड़ लीजिए। तो ये 66-67 में हमारे पास उनके हिसाब से अ, ये अंदाजा था उनका कि 60 साल तक तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तब बांध के बारे में सोचा जाएगा। व्हेन यू नो वेरी वेल कि 60 साल तक ये नहीं बन पाएगा, तो यू आर सिटिंग एट द टॉप चेयर, तो व्हाट कुड बी डन, वो तो बताओ। या एटलीस्ट एम्प्लॉय सम पीपल, एंगेज सम पीपल, टेल योर इंजीनियर्स टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। यू कैन नॉट बिल्ड द डैम इन 60 years। कभी कहा है किसी ने? मैं तो बार बार कहता हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ, जब भी कहीं जा पाता हूँ, कि भाई इन लोगों को बुला के बैठाइए हम्म कि ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये हमारी सिचुएशन है, तो क्या करेंगे, समाधान बताइए, सॉल्यूशन बताइए। नेपाल का बांध छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। वी हैव बीन नेगोशिएटिंग इट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो नहीं हो पा रहा है। उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, एंड वी आर नॉट कमिंग टू ए कंक्लूजन। जी तो इन लोगों को बुला के बोलो कि भाई सॉल्यूशन निकालो इसमें से, क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो होगा ना। और इतने बड़े ब्रेन्स एक साथ बैठेंगे तो लेट देम फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जी और वहाँ जो लोकल जो लीडर्स हैं उनको भी बुला के बैठाइए कि सुन लीजिए, जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं पार्टियों के या जो कुछ भी, उनको ला करके बैठाइए उस मीटिंग में कि हम्म देखो क्या हो रहा है। तो शायद किसी के दिमाग में घुसे कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, ये खाली रिलीफ जान ओरिएंटेड है, खाली रिलीफ बांटने का वो जिम्मा है, और उसके बाद सारी चीजें भूल जाओ। रिलीफ बंट गई, लोगों को मिल गए, लोग तर गए, आपकी सारी पार्लियामेंट्री सीट आपको मिल गई, खत्म। वो ओब्लाइज्ड है, उसका घर बह गया, लेकिन उसने अपना जमीर 2 क्विंटल चावल या 1 क्विंटल चावल और 2,000 रुपए में बेच दिया। उसको कोई बताने वाला नहीं था कि देखो ये तुमको खरीदा जा रहा है, इसमें सोल्यूशन नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पूर्णिमा जी, बस बहुत करें। बहुत शुक्रिया दिनेश मिश्रा जी, आपने हमसे जुड़े आप और इतनी
महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत से जो मैं समझ पाई हूँ, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हाँ, कि जो नदी है उसका स्वभाव है कि वो अपने साथ एक उर्वरा मिट्टी लेकर आती है, जिसे मैदानों में फैला देती है, ताकि वो मैदान उपजाऊ बन जाए। और उसको अगर आपने बाँध दिया और नदी को, जिस तरह आपने कहा कि उसको निकलने का पानी को साधन आपको देना पड़ेगा, ड्रेनेज से कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक तरफ इरिगेशन सिस्टम नहीं है पूरे राज्य में, जिससे कि जब सूखा पड़े तो पानी अ, उस इरिगेशन सिस्टम को पूरे साल बिहार को वो एक तरह से पानी की सप्लाई हो सके उससे। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। बिहार में पूरी तरह सूख गया है। ग्राउंड वाटर तो सुखा दिया, ग्राउंड वाटर नहीं है तो सीधा इकोनॉमी पे इसका सुखा असर दिया, होगा ही, सुखा बहुत दिया। जल्द होगा, बहुत लंबा समय तो नहीं शायद बचा होगा। ग्राउंड वाटर की जिस तरह हालत हो रही है, जिस तरह एनवायरमेंटलिस्ट चेता रहे हैं, तो समाधान कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है, लेकिन एक इच्छा शक्ति अफसरशाही में और एक इच्छा शक्ति पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और जी, आम लोगों को भी, और जो लोग बिहार से आए हैं, जो दिल्ली में सेटल हैं, उन्हें यहाँ पर आके अपना जितना भी उनका नेटवर्क है उसमें उन्हें बातचीत करनी चाहिए। बड़े-बड़े कार्यक्रम हर जगह हो रहे हैं, तो शायद पटना में भी हो और बिहार के अलग-अलग ठीक है, इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन ठीक चला है। जाए, दिल्ली में इसका डिस्कशन हो। अ, बिहार पर बातचीत होती है हर जगह। नदियों में बाढ़ बाढ़ आना बिहार की एक तरह से सालाना ये एक हो गया है, जी, हर साल आ रही है। लोग इस पर, लेकिन इसका समाधान इतना मुश्किल भी नहीं है, इच्छा शक्ति की बस एक कमी है। जी। तो हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया दिनेश मिश्रा जी, आपने इतने विस्तार से हमें समझाया और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जमशेदपुर से हमसे जुड़े हैं। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, धन्य कभी मिलेंगे। जी, थैंक यू। तो ये थी हमारी चर्चा कि बिहार में नदियाँ जो हैं वो क्यों तबाही मचा रही हैं, क्यों फ्लड आ रहे हैं, क्यों बाढ़ आ रही है, उसका समाधान क्या है? दिनेश मिश्रा जी जो हैं, उनसे हमने बात की, जो कि बिहार की नदियों पर एक्सपर्ट हैं। उनके एक्सपर्ट ओपिनियन उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इसका समाधान हो सकता है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, किस तरह से जो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, किस तरह से अफ़सरशाही, ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए, इंजीनियर्स को किस तरह से सोचना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है समाधान, लेकिन हमें जो भी सरकारी तंत्र है, उसको एक ऑनेस्टी से, एक ईमानदारी से इसके समाधान की तरफ सोचना होगा और समाधान को इम्प्लीमेंट करना होगा, उनको लागू करना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और आप इस वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए।